इंद्रप्रस्थ संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम मूवर्स एंड शेकर्स को उनके उल्लेखनीय काम और जीवन यात्रा के बारे में जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज हमें एक सच्चे पथ प्रदर्शक श्री मयंक अग्रवाल जी की मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शानदार करियर और महत्वपूर्ण योगदान के साथ उन्होंने मीडिया, संचार और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री मयंक अग्रवाल जी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के 1988 बैच के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं। अपने शानदार करियर के दौरान श्री अग्रवाल ने मीडिया और संचार में विशेष सज्जता हासिल की, जिसमें टीवी और रेडियो के साथ साथ स्वास्थ्य संचार भी उनकी मुख्य ताकत रही। प्रसार भारती के सीईओ और दूरदर्शन के डीजी के रूप में उन्होंने भारत में संपूर्ण दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उनके योगदान में कई मेगा टेलीविजन और रेडियो शो के निर्माण का नेतृत्व करना शामिल है, जिन्होंने देश भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। प्रभावशाली मेगा सीरीज स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा को कई भाषाओं में लॉन्च करने से लेकर डीडी कॉन्क्लेव जैसे अभिनव कार्यक्रम शुरू करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं को उजागर करने तक एक अमिट छाप छोड़ी है। हम आज श्री मयंक अग्रवाल जी को अपने अतिथि के रूप में पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं और हमारे आज के होस्ट जय जी उनकी प्रेरक यात्रा में गहराई से उतरने, रास्ते में आने वाली चुनौतियों, जीत और अंतर्दृष्टि की खोज करने के लिए उत्सुक हैं। इंद्रप्रस्थ संवाद में हमसे जुड़ें, क्योंकि हम इस उल्लेखनीय व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियों और अनुभवों को उजागर करेंगे। इंद्रप्रस्थ संवाद में आपका स्वागत है, जहां हम उन लोगों की उल्लेखनीय यात्राओं का उत्सव मनाते हैं जो दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। अच्छा, मैं जब आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था जी, तो एक प्रश्न मेरे मन में आया, बड़ा स्वाभाविक सा। आप एमएससी फिजिक्स आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे, उसके बाद सीधा यहाँ कैसे आप आईआईएस की तरफ कैसे रुझान हुआ? देखिए, वो एक ऐसा समय था जब हमने एमएससी किया था कि एक इलाहाबाद में तो विशेष तौर से एक सिविल सर्विसेज की चाहत रहती थी। अब दो कैरियर थे, या तो क्योंकि एमएससी भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था, यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था, और मुझे जो थी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। अरे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हो गया था। दूसरा ये था कि मैं उस समय सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भी दे रहा था, क्योंकि ये रहता था कि क्या करना है, इधर उधर हम सब लोग हाथ पैर मारते रहते थे, एक जगह पर टिकते तो थे नहीं कि यदि यहाँ नहीं सक्सेसफुल हो पाए तो दूसरी जगह चले जाएंगे। और इधर भी जो थी सफलता मिली। अब ये था कि एकदम आईएएस और आईपीएस नहीं मिल रहा था, तो क्या ज्वाइन किया जाए यहाँ पर। तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस हालांकि बहुत ऊपर नहीं रहती थी चॉइस में, लेकिन मैंने जो था जब इसके बारे में जाना, सर्विस के बारे में, कि इसमें आप जो है मीडिया में रहते हैं, रेडियो, दूरदर्शन, तो वो भी एक मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था फिजिक्स के साथ साथ। अच्छा, एक क्रिएटिविटी की तरफ मेरा जो था इंटरेस्ट था। तो एक जो था थोड़ा घर वालों का मेरे साथ एक वो भी दबाव था। उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, माँ बाप चाहते हैं कि भाई बेटा भारत में ही रहे, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी देखते हुए अल्टीमेटली एक मैंने निर्णय लिया कि मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ज्वाइन करूँगा। और मैं आज की डेट में सोचता हूँ कि मेरा निर्णय सही था। और उस समय जो था, एक भारतीय सूचना सेवा ही एक ऐसी सेवा थी जिसमें आपको जो था पूरी दुनिया में को देखने का मौका, और वो भी इस स्तर पर मिला करता था। वो दूसरी किसी सेवा में जो था वो नहीं मिलता था। तो एक ये बड़ा सेटिस्फैक्शन था। तो जो मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द इस्तेमाल करा, आपने कॉम्प्रोमाइज, वो बहुत गलत है। क्योंकि मैं जब अपने दूसरी सेवाओं के मित्रों से बात करता था कि भाई मैं तो मॉस्को गया, मैं तो न्यूयॉर्क गया, मैं तो मालदीव्स हो आया, मैं कोलंबो हो आया, कहीं नहीं गए होते। अब तो खैर विदेश यात्रा बहुत सुलभ हो चुकी है, लेकिन वो समय एक जो था अलग था। और बहुत बहुत मेहनत से हमने काम किया वहाँ पर। मैं आपको सही बात बताऊँ, ऐसे वक्त हमारे पास आते थे कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऑफिसर हूँ या कुछ हूँ। जब हम फील्ड में जाते थे, रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग करनी है, ऐसा वक्त की ज़रूरत है। 1996 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैंने उसको बड़ा वाइडली कवर किया था, बॉर्डर एरियाज़ में जाकर। और उस समय
जो फीड होती थी वहाँ से आप इमीडिएटली भेज नहीं पाते थे। तो दोपहर में एक फ़्लाइट चला करती थी जम्मू से 2 या 2:30 बजे के आसपास। तो मैं सुबह वहाँ पहुँच के और कवर करके, और वो मुझे जो थी फ़्लाइट पकड़नी होती थी जिससे मैं दिल्ली पहुँच के शाम को जो है वो सब दे सकूँ। और ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया? मैं वहाँ पे उस दौरान कम से कम जो है 4-5 बार गया, सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए। नहीं मतलब ये जो आपका फ्लाइट का जो प्रोसेस रहा है ये, हाँ मैंने कहा ना 4-5 बार कम से कम वहाँ गया। तो 4-5 बार आप गए, रिकॉर्ड किया और फिर आए और यहाँ से फिर आपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और रात में आके उसकी रिपोर्ट तैयार कराना और फिर वो जो था बुलेटिन में चला जाना। एक चीज़ होती थी ना कि सब दूरदर्शन रेडियो आप जो है ना एक डेडलाइंस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ। यदि रात में 8:30 बजे हिंदी का समाचार जाता था, उस समय 9 बजे जो था अंग्रेजी का समाचार जाता था, वो उतने बजे जाएगा और आपको उससे पहले पूरी अपनी रिपोर्ट बना के पैकेज करके दे ही देनी है। यदि आप नहीं दे पाए तो मैंने को ऑप्शन नहीं है उसका। ऑप्शन नहीं है। मतलब दूसरी सरकारी फाइलों की तरह नहीं है कि चलो भाई शाम हो गई है, अब शाम के 7 बज गया है, अब कौन काम करे, बाकी मैं कल कर लूंगा, सैटरडे संडे हो गया परसों कर लूंगा। जो आपने काम किया वो काम जो है आपको एक डेडलाइन में जो है निपटाना है, उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिल जाएगा। और दूरदर्शन में रह के तो कुछ नए नए सीरियल्स को लॉन्च करने में जो आपका तो बहुत इम्पैक्टफुल करियर रहा। आपने स्वराज आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, बिल्कुल आपने मेरे को जो था दिल को मेरे छू लिया, क्योंकि मैंने बड़े दिल लगाकर इस स्वराज सीरियल को लॉन्च करवाने के लिए मेहनत करी थी। हम माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इसको जो था खुद लॉन्च किया है इस सीरियल को, और बहुत अच्छा सीरियल बना है ये। आज़ादी के हमारे जो है 75 वर्ष जो हुए हैं, तो उसमें एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया कि हमारे यूथ जो हैं उनको पता चलना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों में इस देश की आज़ादी के लिए काम किया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो ये सब जो अवसर मुझे मिले यहाँ पर इस सर्विस में रह के, वो शायद कहीं और मिल नहीं पाते। इसके अलावा समाचारों के लिए एक बड़ा लंबा मेरा समय उसमें बीता, दूरदर्शन समाचार, कुछ समय आकाशवाणी समाचार में भी मैं रहा। तो एक कि किस तरीके से जो है सही तरीके से समाचार जो है वो जनता तक पहुंचाए जाएं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। एक एक शब्द जो बोला जाता है, एक एक सेंटेंस जो बोला जाता है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की तरफ से, उसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है जनता पर। अच्छा स्वराज की हमने बात की, तो जहाँ तक मैंने जो रिसर्च में देखा, तो क्या 75 कुछ एपिसोड अब तक इसके 75 एपिसोड इसके जो है वो बन रहे हैं। अभी सारे एपिसोड्स गए नहीं हैं, अभी भी ये सीरियल चल रहा है। हर संडे को सुबह 9 से 10 बजे के बीच में जो है फ्रेश एपिसोड आती है, जो कि रात में 9 से 10 के बीच में रिपीट होती है, और बाकी वीक डेज में भी जो है ये चलती है। आपने सही कहा, आप रिसर्च की बात कर रहे थे, तो रिसर्च इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारा, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हिस्टोरिकल सीरियल, हिस्ट्री पर बेस्ड सारी चीज़ें, तथ्य इसमें कोई भी गलत यदि चला जाए तो आप ये सोच लीजिए कि दूरदर्शन के लिए कितनी खराब बात हो जाती यदि एक भी तथ्य गलत चला जाता। तो सबसे पहला चैलेंज क्या था? ट्रस्ट रेटिंग इतनी हाई है, ट्रस्ट रेटिंग, मैं उस पर आऊँगा। आपने इस बात को कहा है, तो आप ये सोचिए कि रिसर्च कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस सीरियल के लिए। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम, विद्वानों की एक जो थी टीम बनाई गई, और ये नहीं था, हर स्तर पर उसमें क्या उन्होंने रिसर्च की उसको चेक किया गया, चेक क्रॉस चेक है। और जो कुछ भी सीरियल में जो कुछ भी तथ्य लिए गए, वो यदि कल कोई चैलेंज करे, हमारा ये रहता था यदि इस तथ्य को कोई चैलेंज करे तो हमारे पास उसका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हमने इसको कहाँ से लिया है, सारे रेफरेंसेस होने चाहिए। तो ये इसमें जो था बहुत ध्यान रखा गया। तो रिसर्च, अच्छी रिसर्च के बिना सा सीरियल नहीं आ सकता था। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मेरे सामने जो था इसकी काफ़ी एपिसोड्स चली गई थी, और उसके बाद भी कि इसमें
तथ्यों के ऊपर आज तक कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं आई है, वो इसकी सबसे बड़ी सफलता है। कंट्रोवर्सी से एक चीज़ ये ऐड करता हूँ मैं इसमें प्रश्न कि जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रिंट तो फिर भी बहुत हद तक अभी ठीक है, तो उनका तो काम ही कंट्रोवर्सी है, और यहाँ आप मेहनत कर रहे हैं कंट्रोवर्सी बचाने के लिए। तो ये देखिए, प्रसार भारती, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, पब्लिक के लिए जो है जवाबदेही है, जो भी कुछ वहाँ पर काम होता है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वसनीयता। और जहाँ विश्वसनीयता गई तो वहाँ तो सब कुछ चला गया ना फिर। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आपने इस पर ट्रस्ट वाली बात करी है, पिछले वर्षों में कई सर्वे कराए हैं, और किसने कराए हैं? रॉयटर्स, लोकनीति, CSDS, सारे सर्वेज में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो नंबर 1 पे रहा है। सारे चैनल्स को पीछे ही छोड़ा है, और चैनल्स ही नहीं, प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में भी दूरदर्शन और रेडियो की विश्वसनीयता जनता के बीच में सबसे ऊपर है, सबसे पूरे देश में। प्राइवेट चैनल्स का जो आजकल जर्नलिज्म का जो हाल हो गया है, वहाँ पे डिबेट्स में जिस तरीके का शोर शराबा होता है, हर न्यूज़ वहाँ पर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। वहाँ पर आप देखिए एंकर्स जो हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं या कभी कभी स्क्रीन पर कुछ ड्रामा सा होता हुआ नज़र आता है। तो ये जो आप देखेंगे, दूरदर्शन पे जाइए, आपको सहज भाव में समाचार का प्रस्तुतिकरण मिलेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ जो सुन रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है। वहाँ तो कई बार कई सारे लोग एक साथ बोलते हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड्स है, जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स को दूरदर्शन ने, ऑल इंडिया रेडियो ने ये बना कर रखा हुआ है। कई लोग जो है इस तरीके के मिथ्या आरोप लगाते हैं सब कि ये तो सत्ता पक्ष की बात करते हैं, बिल्कुल गलत। दूरदर्शन में आप जाइए, ना सत्ता पक्ष की बात करते हैं खाली, ना विपक्ष की बात करते हैं खाली, सबकी बात करते हैं, बैलेंस। आप दूरदर्शन की डिबेट्स में जाइए, वहाँ पर आपको सत्ता पक्ष के अलावा आपको विपक्ष के लोग भी मिलेंगे, उनको भी जो है पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। एनालिसिस निष्पक्ष होता है, शोर शराबा, आपको ड्रामा, वो सब वहाँ पर आपको जो है नहीं मिलेगा, कोई एजेंडा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, बहुत सारे निर्णय होते हैं जो कि सरकार करती है, जनता के लिए करती है, जनता के वेलफेयर के लिए करती है। ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इसका दायित्व बनता है, जनता के लिए दायित्व बनता है कि जनता के लिए किए गए निर्णय उनको पहुंचाए जाएं। और प्राइवेट चैनल्स जो हैं उन पे तो कोई बंदिश नहीं लगा सकते ना, और वो करेंगे भी ना तो उसमें कुछ नमक मिर्च मसाला लगा के ऐसा बना देते हैं कि वो कुछ क्या बन गया, आपको भेलपूरी बना देंगे, वो समाचार का भेलपूरी बना के पेश कर देंगे आपके सामने। यहाँ पर जो है आपको समाचार की तरह आपको मिलेंगे। और आप ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँ 15,000 के करीब ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है दूरदर्शन ने पिछले 4-5 साल में की है। और ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट्स, दूरदर्शन के संवाददाता फील्ड में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और वहाँ पर लोगों से बात करते हैं। वहाँ पर जो है स्वयं जाकर देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है, वाकई स्वच्छता है या नहीं है। लोगों से बात करते हैं, हर घर जल पहुँचा या नहीं पहुँचा, लोगों को मकान मिले हैं नहीं मिले हैं, और जो सच है उसको पहुँचाते हैं। अरे उसमें क्या गलत करते हैं? बिल्कुल, ये तो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर का दायित्व है। माने दायित्व भी है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो सोसाइटी में एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको लाना जरूरी है। और एक चीज़ है, जब एक सक्सेस स्टोरी हम दिखाते हैं तो उससे जो है 10 लोगों को और पता चलता है। यदि आयुष्मान भारत में जो है कि कैसे मुफ्त में इलाज होता है, यदि किसी को वो इलाज मिला है, उसकी कहानी जो है आप यहाँ पर दिखाते हैं तो हजारों दूसरे लोगों को पता चलता है, अरे इतनी अच्छी ये स्कीम है, इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। तो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते ज़रूर हमारा एजेंडा है पब्लिक वेलफेयर, जो
उनके लिए कार्य हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे। टीआरपी की रेस नहीं है यहाँ पर। तो व्यूअरशिप के लिए जो कह सकते हैं जो लड़ाई है उसमें प्रसार भारती नहीं, प्रसार भारती का उद्देश्य जो है वो पब्लिक लड़ाई में, व्यूअरशिप की लड़ाई में नहीं है, लेकिन अच्छा व्यूअर प्रसार भारती से वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है, जो मैंने आपसे कहा कि जो विश्वसनीयता की जहाँ पर बात होती है, ट्रस्ट की जहाँ बात होती है, तो वहाँ हमेशा क्यों नंबर 1 आता है? क्योंकि अच्छा व्यूअर प्रसार भारती से जुड़ा हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात की। तो इसी के साथ एक चीज़ मेरे मन में आ रही है कि जो अच्छे व्यूअर तक पहुँचना, ये चैलेंज कैसे तय होता है? अपने आप ही जुड़ता है। और इस देश का जो व्यूअर है वो अच्छा ही व्यूअर है। अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा, समझदार है। जनता यहाँ की बहुत समझदार है, और इसीलिए ठीक है वो जाएगी, सब चैनल्स पर जाएगी, देखेगी, लेकिन यदि उसको कंफर्म करना है कि सच है या गलत है तो वो यहाँ पहुँच जाएगी, दूरदर्शन पर और ऑल इंडिया रेडियो पर पहुँच जाएगी। आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना आ गया है, आपको पता है। जब से ये इंटरनेट बेस्ड मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, हर एक व्यक्ति जर्नलिस्ट ही हो गया है। तो अब मोबाइल हाथ में उठाइए, कुछ भी लिखिए, वो वायरल हो जाता है। वो वहाँ पर जो है उसमें कितनी फेक न्यूज़ चलती रहती है। हमें आपको व्हाट्सएप पे बहुत कुछ मिलती रहती है, फेक न्यूज़ मिलती रहती है। तो अब फेक न्यूज़ को काउंटर करना, ये भी हम लोग दूरदर्शन में किया करते थे। कोरोना के टाइम में ऐसे ऐसे नुस्खे घूम रहे थे कि उसमें, हाँ, एक ये था कि जब नाक में जो है आप क्या नींबू का रस डाल दीजिए और वो कोरोना का वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हुआ क्या? क्योंकि नींबू का रस एसिडिक होता है, कुछ लोगों ने डाल लिया तो पता चला कि वो अंदर जो है आपका वो जो नेजल पैसेज है वो जल गया लोगों का है। तो इस तरीके की फेक न्यूज़ को बस्ट करना, जब ये धारा 370 जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ था, उस समय तो काफ़ी फेक न्यूज़ घूम रही थी। सब बड़ा विरोध हो रहा है, ये ऐसा डर का माहौल बना दिया गया। एक कार्यक्रम शुरू किया दूरदर्शन समाचार ने, कश्मीर का सच। इतना पॉपुलर हुआ था, इतना हिट हुआ था वो कार्यक्रम। और कश्मीर का सच कार्यक्रम जो था यहाँ पर बैठ के नहीं बनता था स्टूडियो में, वो कश्मीर में हमारे संवाददाता जाकर वहाँ से वो बनाते थे, वहाँ से वो न्यूज़ भेजते थे और फील्ड से रिपोर्टिंग के बेस पर होता था। कितना वहाँ पर जो है डेवलपमेंटल वर्क हुआ है, वहाँ की जनता ने जो है इस धारा 370 के अमेंडमेंट को जो है किस तरीके से लिया है। तो ओवरऑल जैसे अभी हम देखें इस चीज़ को, तो सब ठीक ही दिखता है, सब नॉर्मल है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा था कि मीडिया जो है वो एक होता है मोटिवेटेड पहले से ही, प्री कंसीव्ड नोशंस लिख के कि चीज़ों को कैसे नेगेटिव तरीके से, सेंसेशनलिज्म उसमें कैसे डाला जाए, क्या कहते हैं उसे, तड़का लगाना। तड़का लगाना जो है तड़का लगाना कैसे किया जाए। और तड़का लगाने में वो टेस्टी बनाने के बजाय पता नहीं उसका क्या बना देते हैं, वो खाने लायक ही ना रह जाए तो बाद में लोगों की समझ में आता था ये तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपको ये सकारात्मक न्यूज़, बड़ा आपने सही बोला, सकारात्मक न्यूज़। सकारात्मक न्यूज़ भी जो है सबसे पहले दूरदर्शन ने शुरू करी। गुड न्यूज़ मैं कहूँगा, गुड न्यूज़ बुलेटिन दूरदर्शन ने जो था 2014-15 में ये शुरू किया। अब तो कुछ प्राइवेट चैनल्स भी इसमें आ गए हैं गुड न्यूज़ को लेके, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आया ये डीडी न्यूज़ से आया, गुड न्यूज़ का। और गुड न्यूज़ के माध्यम से देश के कोने कोने में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहे हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ऐसी स्टोरीज जाती रहती हैं यहाँ पर। एक वीक में जो है एक बुलेटिन भी जाता है डीडी न्यूज़ पे, जो है नेशनल लेवल पर गुड न्यूज़ बुलेटिन जाता है। इसके अलावा जो रीजनल नेटवर्क है दूरदर्शन का वो भी बहुत बड़ा है, तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो है वो गुड न्यूज़ जाती है। तो गुड न्यूज़ पे एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है दूरदर्शन का कि न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि जो नेगेटिव हो वही न्यूज़ होती है, न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव भी होती है। तो एक न्यूज़ की एक डेफिनेशन डीडी न्यूज़ ने जो है वो बदली है गुड न्यूज़ का प्रसारण करके। तो इसकी अब सोसाइटी में क्या जगह देखते हैं कि नॉर्मली अमूमन
हम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कनेक्ट करके चलते हैं कि भैया कुछ जब नेगेटिव हुआ है या कुछ ऐसा बदलाव आया है, ज़्यादातर नकारात्मक। यही मैंने आपसे कहा ना कि न्यूज़ को जो है लोग नकारात्मक ही लेके चलते हैं। मतलब एक्सीडेंट होगा, किसी ने किसी को गलत बोला, कुछ खराब चीज़ हुई, दुर्घटना हुई, तो यही सब जो है वो न्यूज़ है। लेकिन ये जो एक सोच कि जो अच्छा कार्य हो रहा है वो भी न्यूज़ है, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो समाज को एक तरह से सही दिशा दिखाने जैसे कोरोना के काम में, कोरोना के समय में लोगों ने, आपको पता है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उपलब्ध कराए, दवाइयाँ उपलब्ध कराई, कितने लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करके दूसरों की जान बचाई। डॉक्टर्स, नर्सेस, इवन ये तो चलिए डॉक्टर नर्स लेवल पे, आप एक सफाई कर्मचारी, यदि आपकी जो थी सड़कें साफ नहीं होती, कूड़ा नहीं उठता, तो एक तरफ कोरोना, दूसरी कोई बीमारी शुरू हो जाती। उस कोरोना काल में वो भी अपनी ड्यूटी देते थे। आपके जो हैं बिजली, पानी, ये सारी सर्विसेज चलती रहती थी। मैंने बहुत बड़ा तंत्र है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे से काम कर रहा था। पीछे से कार्य कर रहा था। और लोग इस मतलब अन्य न्यूज़ और मैं ऑर्गेनाइजेशन कहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे थे सबको। तो जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको तो जनता तक आना जो है बताना चाहिए ना। अब नेगेटिव ही बताते रहेंगे क्या हमेशा? मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, वो कहीं और आपको कोई और डाल ही नहीं सकता है। हाँ, शायद आज तो आप जो है हर समय मीडिया से एक्सपोज है। आपने मोबाइल खोला तो आप एक्सपोज हो गए मीडिया से, आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सपोज हो गए। तो कहीं ना कहीं अब तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसलिए गलत चीज़ें जाना और बिना वेरीफाई किए हुए, ये सब बड़े चैलेंजेस रहे हैं। और पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं इस इंटरनेट बेस्ड मीडिया के समय में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और इसको बखूबी दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और दूसरी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकार की, वो निभा रही हैं इस रोल को कि कैसे इस चैलेंज को फेस किया जाए और जनता तक सही पहुंचाया जाए। दूरदर्शन न्यूज़ के डीजी रहे, फिर लंबे समय तक आप डीजी रहे दूरदर्शन के, जिसमें आपके अंतर्गत 36 चैनल थे। हाँ। सही कह रहा हूँ। तो लीडरशिप का आपका इतना बड़ा जो है अनुभव रहा, तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस आए, या क्या कह सकते हैं चैलेंजेस भी, और कुछ मोमेंट्स फुलफिलिंग भी बहुत रही होंगी? देखिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, देश के कोने कोने में जो है दूरदर्शन और रेडियो का नेटवर्क फैला हुआ है, और सब लोग अच्छे तरीके से अपना दायित्व निभाएं, ये सबसे ज़रूरी है। तो दो तीन चीज़ें जो मेरी महत्वपूर्ण वहाँ पर रहती थी, एक तो मैं जो हूँ बीच बीच में पूरे भारत के अपने केंद्रों से कनेक्ट करता रहता था ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल ये एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है। हाँ, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग जुड़ा रहता था। दूसरा ये था कि मेरा कोई भी एम्प्लॉय मेरे से कभी भी वो मेरे को कांटेक्ट करने के लिए फ्री था। हाँ, ये तो बात कही जाती है दूरदर्शन में कि मयंक अग्रवाल जी का ऑफिस का गेट हमेशा खुला रहता था, कोई समय लेकर आए, बिना समय लिया है, वो सबसे मिलते थे। देखिए, यदि कोई मेरे पास किसी वजह से आ रहा है, देखिए बिना काम के तो कोई नहीं आएगा। सही। और कई बार होता था लोग टाइम ले पाए, नहीं ले पाए, और 24/7 ऑर्गेनाइजेशन है ये, एक चैनल नहीं है, 36 चैनल। जब मेरे पास सीईओ का कार्यभार था, रेडियो भी था, रेडियो का इतना बड़ा नेटवर्क, तो यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ आप, कोई कुछ कह रहा है उसको आप डिले नहीं कर सकते थे। कोई आता था, मैं उससे, मेरी एक चीज़ थी, किसी को मैं जो था वापस नहीं भेजता था,
चाहे उससे मैं 2 मिनट के लिए मिल लूँ, उसकी बात मैं सुन लूँ। जब यदि कोई व्यक्ति, कई बार होता है दूसरे बाहर से आते थे लोग, और उनके लिए वो 2 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते थे, और मैं भी उस कई बार सुन के ऐसे निर्णयों पे पहुंच जाता था जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते थे। मुझे लगता था यार व्यक्ति को यदि मैं ना कर देता मिलने के लिए तो शायद ये गलत होता। तो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट रहना, नीचे के लोगों तक से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इस बात को कहना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि सुझाव कई बार बड़े अच्छे आते थे, और जो बेस्ट सुझाव मेरे पास कई बार आए हैं वो जो एकदम ग्राउंड लेवल के जो कर्मचारी हैं उनसे आए हैं। तो अगर आपको एक निचोड़ देना हो कि एक अच्छा लीडर क्या होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लीडर जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन से पूरा कम्युनिकेशन बनाकर रखता है, संवाद अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वहाँ पर उसको पता होना चाहिए, उसके अंदर एक विज़न होना चाहिए फ्यूचर में भी देखने के लिए कि क्या समस्याएं आ सकती हैं, और सही डिसीजन सही समय पर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। डिसीजन की आपने बात करी, सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत सारे लोगों के लिए। सही डिसीजन ले पाना, और उससे भी बड़ा चैलेंज है कि सही समय पर ले पाना। तो ये आपने कैसे कुछ सीखा, कैसे ये अपने जीवन में आपने ये चीज़ उतारी? देखिए, एक आपसे मैं कहूँगा, रेडियो और दूरदर्शन सबसे बड़ा वहाँ पे क्या चीज़ होती है? समय है। आपको पता है कि ऑल इंडिया रेडियो से लोग घड़ी मिलाया करते थे। तो क्या इंटरनेट आ गया, अपने मोबाइल पे भी सही समय आ जाता है। होता था कि हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 7:59 हुए हैं, अब थोड़ी देर में समाचार आने वाले हैं। तो उसने 7:59 पे घड़ी मिला लेते थे लोग कि अब 8 बजे का समाचार आने वाला है। तो समय की कीमत दूरदर्शन रेडियो से सीखेंगे। यदि यहाँ पर जो है रात में बुलेटिन 8:30 बजे जाना है या 9 बजे जाना है तो उसी टाइम जाएगा। इस पर मैं आपको बताऊं कि मैंने बड़े लंबे टाइम रिपोर्टिंग भी करी है। अच्छा। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन मिला दूरदर्शन में आने का। और मैं क्योंकि यहाँ पे समाचारों में रहा बड़े लंबे समय तक, और वो भी 90 के दशक में, वो वाला समय जबकि सब लोग दूरदर्शन देखते थे, तो एक चाहत भी रहती थी कि आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप जो है कवरेज कर रहे हैं, और पूरे देश में जो है एक साथ जो है फैन फॉलोइंग बहुत होगी फिर तो आपके उस समय। हाँ, बहुत लोग जान गए थे, आपने बिल्कुल सही कहा। और वो एक बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि दूसरी हमारी जो सेवाओं में हमारे मित्रगण थे सिविल सर्विसेज में, उन लोगों को वो एक्सपोजर नहीं मिलता था। यहाँ तो जो है आप हर दिन जो है टीवी पर हैं। तो अब कई बार होता था, वो समय ऐसा था कि इंटरनेट बेस्ड मीडिया नहीं था। अब आप जा रहे हैं, आप रिपोर्टिंग करी आपने, तो टेप लेकर जो है वो शाम को आपको पहुंचना है। तो आपने ये कहा ना कि सही समय पे सही निर्णय, तो ये तो जो था सबसे पहले दिन से हमको दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो ने सिखा दिया। हाँ, काम से सीख गया टाइमली डिसीजन। ये यूनिक। मैं ऐसे सोच के देख रहा हूँ कि एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रेशर रहता होगा कि अगर समय क्योंकि तय है, और जैसा कि आपने अभी उदाहरण दिया कि लोग तो ऑल इंडिया रेडियो से जो घड़ी मिलाते थे अपना, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है आज तक भी, अब भी नंबर 1 रेटिंग में है। तो कितना प्रेशर रहता होगा कि यार, प्रेशर तो रहता था, और प्रेशर में ही काम करने में मज़ा आता है, और प्रेशर में ही जो आपका बेस्ट निकलता है, ये भी मैं आपको बताऊँ। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसे कुछ कहूँगा सुझाव कुछ देना चाहेंगे कि प्रेशर में अच्छा काम कैसे किया जाए? बिल्कुल। प्रेशर में जो है ना, टेंशन ना लें, प्रेशर को पॉजिटिव लें। और ये भी एक, जहाँ आप उस प्रेशर के दबाव में आपने अपना आत्म संयम खो दिया, या आप जो है घबरा गए उस पर प्रेशर के, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। और जहाँ आपने उस प्रेशर को चैलेंज की तरह लिया, आप देखिए जो आपका आउटपुट आएगा ना, वो बहुत बढ़िया निकलेगा,
और उसके बाद जो आपके अंदर एक आहा की, प्रसन्नता की, जो इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग आएगी ना, वो आप देखिए आपका सारा प्रेशर, टेंशन सब दूर। उसके बाद अब हम जो थे उस समय जो रिपोर्ट बनाते थे, 8:30 के बुलेटिन में जब चली जाती थी, देश देख लेता था, कभी कभी फ़ोन आ जाते थे, मोबाइल तो नहीं थे उस समय, लैंडलाइन पर ही आ जाते थे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बनाया था, हो गया पूरा। एग्ज़ाम के भी रिजल्ट आने में कुछ महीने लग जाते हैं ना, 2 महीने लग जाते हैं। यहाँ तो जो काम किया रिजल्ट तभी आ जाता था, तुरंत आ जाता था रिजल्ट। तो ये एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने की जो मज़ा है। तो मैंने वो प्रेशर रहता था, बहुत प्रेशर रहता था। मैं आपको बताऊँ कि ऐसे ऐसे समय आया है कि रिपोर्टिंग के लिए हम बाहर गए और हफ्ता हफ्ता बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। एक बार मैं आया था तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, भाग दौड़ के, भाग कर। और कई बार होता था कैमरामैन होता था और हम होते थे, तो और तो कोई होता नहीं था, तो आपको ट्राइपॉड लेके भी भागना है। हाँ, उस समय कैमरा भी जो था, अब तो थोड़े से पोर्टेबल कैमरा बेटर आ गए हैं, उस समय तो बड़े बड़े कैमरास भी और जो थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे, और इतनी सुविधाएं नहीं थी। 90s में तो गाड़ियाँ भी ऐसी नहीं होती थी, हाँ, सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, आप पसीने में लथपथ, उसका आनंद था। तो मैंने वो लाइन ब्लर हो जाती थी कि यहाँ अफसर है और यहाँ रिपोर्टर है। हाँ, देखिए वो अफसरगिरी जो है ना, वो कर सोच के यदि काम किया तो वो नहीं होता है। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत होती है, फाइलों का भी काम होता था, फाइल का काम जो है फाइल की तरह करते थे हम, लेकिन यदि फील्ड में है तो फील्ड की तरह करेंगे हम काम। मैंने काम का इतना मज़ा आता था आपको कि वो कभी लगा नहीं कि यार हम तो अफसर आराम से बैठ के हमें तो साइन करना चाहिए। काम को कर्तव्य लिया, काम को कर्तव्य लिया, तो वो भाव नहीं फिर मन में रहा, कभी नहीं आएगा आपको। जहाँ काम को किसी ने बोझ की तरह लिया तो वो काम नहीं हो पाता है फिर। और यही मुझे जो है 33 साल में जो मेरा करियर रहा, उसमें मुझे एक यही सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा मिलता है, और तभी बहुत सारी चीज़ें मैं कर भी पाया, नहीं तो नहीं हो सकती हैं यदि आप उसको बोझ की तरह मानकर चलेंगे काम को। आपने एड्स के खिलाफ इतना बड़ा कैंपेन मैनेज किया दुनिया की। हाँ, हेल्थ के फील्ड में मुझे जो था काम करने का, उधर भी मुझे बहुत अवसर मिला, और जो था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक लंबा समय बिताया था। वहाँ पर जो उसका इंफॉर्मेशन एजुकेशन का कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं IEC, मतलब अवेयरनेस क्रिएशन, वो मेरे पास था, और राष्ट्रीय स्तर पर मैं उसका एज डायरेक्टर उसको मैं देखता था। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय, हम लोगों ने एक ट्रेन चलाई थी रेड रिबन एक्सप्रेस, शायद नाम सुना हो, 2007 में चलाई, फिर 2009 में चलाई, फिर बाद में एक बार और चली थी। तो उसमें पूरे भारत में वो जो थी ट्रेन घूमी और लोगों को HIV और एड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएशन, और वो अपने आप में एक एग्जाम्पल बना। तो हेल्थ कम्युनिकेशन पब्लिक वेलफेयर वाला कम्युनिकेशन है, TB के बारे में, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के बारे में, उसमें हमने बहुत काम किया, मैंने बहुत काम किया है उसके अवेयरनेस क्रिएशन के लिए। जैसे एड्स की अगर हम बात करें तो ये तो आज की डेट में भी 2023 में भी बहुत ही लोगों के लिए शर्म का कह सकते हैं कि विषय है। जिन लोगों को हो जाता है, जो पीड़ित है, बहुत ही एक तरह का फैक्टर, एक शेम फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए वहीं पर समस्या आ जाती है, जहाँ आपने जब एक आप हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं, हेल्थ प्रोग्राम चलाने में सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ शेम, स्टिग्मा ये कहा, तो भाई अब किसी को कोई समस्या बताइए, क्योंकि क्या होता है कि यदि आप किसी चीज़ को छिपाएंगे तो छिपाने से क्या होगा कि वो चीज़ जो है फिर अंदर अंदर जो है और फैलेगी। तो ये जो था एड्स अवेयरनेस के लिए ये बहुत बड़ा कैंपेन, पहले तो भाई आप बचिए इससे, ऐसा कुछ मत करिए कि किसी को एड्स हो, ये एक मैसेज था बहुत ज़रूरी। दूसरा उसके साथ ये था यदि किसी को हुआ है तो उसको छिपाए नहीं वो, और स्टिग्मा जो उसके साथ था उसके लिए काफ़ी लड़ाई करी, और देखिए आज रिवर्सल है, आज बात नहीं होती क्योंकि उसको कंट्रोल कर लिया गया, जनता जागरूक हुई।
तो अब रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा चल रहा है आपका? मैं लेखन में लगा हुआ हूँ इस समय। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप सर्विस के दौर में कर नहीं पाते, समय नहीं मिलता है। हर एक के अंदर जो है ना कुछ हर व्यक्ति में आप देखिएगा ना, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो कि उस समय वो पूरी नहीं कर पाता। मैं सोचता हूँ रिटायर्ड लाइफ में वो मैं पूरी करूँ। तो ये आपने एक नॉवेल लिखा है, द राइज ऑफ द देवास। हाँ, और इसका हिंदी में भी है, हिंदी में भी है, देवों का उदय देवों करके। का उदय, ये अभी करीब 1-1.5 महीने पहले ये आया है मार्केट में और ऑलरेडी बेस्ट सेलर हो गया है। हाँ, अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ही पसंद कर पॉजिटिव रहे हैं। और इसके जो प्रतिक्रिया इसकी आ रही है। रिव्यूज आए हैं, लोगों के रिव्यू, मैं अभी कोई फॉर्मल ऐसे जो मुझको अमेजन और इन सब प्लेटफॉर्म्स में मिल रहे हैं, उससे बड़ा एनकरेजमेंट मिल रहा है। तो ये लिखा मैंने और मेरे बड़े भाई हैं आलोक अग्रवाल, तो हम लोग डिस्कस करते रहते थे इस प्लॉट को इसके, और हम लोगों ने उसके बाद एक हमारा ये जॉइंट एफर्ट है। अच्छा, मैं नोट फ्रॉम द ऑथर्स भी पढ़ रहा था आपका, हाँ। तो पॉडकास्ट से पहले, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने जो है इसका पूरा सेटअप रखा है। देखिए, इसमें जो है द राइज ऑफ द देवास और या देवों का उदय, इसमें हमने एक करीब 5000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता को इमेजिन किया है हमने कि उस समय का विश्व कैसा रहा होगा। तो इसमें लेकिन जो हमें इसमें प्रेरणा मिली, उसके पीछे ये था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो पूरे विश्व में आज नहीं, हजारों वर्ष पहले जो थी वो फैल गई थी। उसके बहुत प्रमाण हैं। एक अनातोलिया का रीजन है, उधर टर्की, सीरिया, उधर की साइड में, वहाँ पर मितनी एंड हिताइट्स करके 2 सभ्यताएं थीं। उनमें आपस में लड़ाई हुई, फिर संधि हुई। वो संधि जो थी वो इंद्र, अश्विन, वरुण इन देवों के नाम पर हुई। वहाँ पर उस समय वैदिक संस्कृत जो थी उसका बड़ा प्रभाव था वहाँ की भाषा पर। उस समय 3500 साल पुरानी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। तो संस्कृत भाषा और जो यूरोप की भाषाएं हैं, उसमें आपको शब्दों की इतनी सिमिलरिटी मिलेगी। अभी मेरी जो थी कुछ समय पूर्व मुलाकात हुई थी लिथुआनिया के जो भारत में एम्बेसडर हैं उनसे। उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी भेंट की। वो डिक्शनरी क्या थी? संस्कृत लिथुआनियन डिक्शनरी। अब हमारे रूट्स जो थे वो कहाँ तक फैले हुए थे? संस्कृत लिथुआनियन डिक्शनरी। हाँ। तो संस्कृत और लिथुआनियन भाषा के जो शब्द हैं जिनमें एक जैसे हैं, तो उनको उसमें संकलन किया गया था। अब लिथुआनिया के बारे में अभी भी हमारे भारत में बहुत कम जाना जाता है, लेकिन लिथुआनिया के जो लोग हैं उनमें बड़ा गर्व है कि हमारी जो थी भाषा उस पर संस्कृत का इतना बड़ा प्रभाव है। अच्छा। तो हमारी मस्तिष्क में एक हमेशा ही चलता रहता था, मैं और भाई बात करते रहते थे कि ये तभी संभव है जबकि भारत से किसी समय बड़ी संख्या में लोग पश्चिम में गए हैं और यहाँ से जो है वो हमारी भाषा को वहाँ पर ले गए हैं। भारत तो संस्कृत का, वेदों का, उपनिषदों का सारी संरचना यहाँ पर हुई है, जन्मभूमि है। और हमारा दूर दूर तक जो है कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, आप उधर जाइए, आर्मेनिया जाइए, उसके बाद ऊपर आप रशिया की तरफ चले जाइए, हाँ, सेंट्रल एशिया है। तो आप भाषाओं का अध्ययन कीजिए वहाँ की और हमारी संस्कृत के साथ, आपको हर भाषा पे जो है संस्कृत का प्रभाव मिलेगा। तो इसमें द राइज ऑफ द देवास, इसमें एक प्लॉट हमने बुना है, अपने आप बुना है बहुत कुछ उसमें प्लॉट में। और वो जो हमारी पुरानी बहुत सारी कथाएं हैं उनसे प्रभावित भी है वो। तो हमने एक लॉजिकल वे में हमने ये लिया है कि
वो समय था जबकि सुर असुर इनकी सभ्यताएं थी। असुर वो कोई सींग वाले असुर नहीं हुआ करते थे, ये बड़ा एक गलत फहमी है। फिल्मों ने, हाँ, फिल्मों ने ये कर दिया है। असुर भी जो थे वो बहुत विद्वान थे। यदि आप जाइए इंद्र को ऋग्वेद में सुर और असुर दोनों कहा गया है। दोनों ही कहा गया है, तो ये बड़ी गलत फहमी है। तो ये सब बड़ी विकसित सभ्यताएं थी। यहाँ सुर और असुर जो थे इनमें आपस में जो थे वो संघर्ष हुआ करते थे। तो ये लोग जो हैं पश्चिम की तरफ गए। बाद में इसमें से इन लोगों ने देव ये भी जो था नाम ग्रहण किया। तो हमने उस समय की एक सभ्यता का हमने इसमें एक परिकल्पना करी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, शिव, ये जो थे हमारे सोसाइटी के एक बहुत महान लीडर्स थे, जिन्होंने जो था जो प्रारंभिक जो मानव सभ्यता है उसके विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसके इर्द गिर्द ये कहानी है। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग जो मुझे लोगों के बहुत कमेंट्स मिले, हमने इसमें समुद्र मंथन भी लिया है, तो उसका हमारा इंटरप्रिटेशन अलग है। जैसे पहले जब मानव सभ्यता थी तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लैंड रूट्स ढूंढा करते थे। अब जैसे यहाँ पे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी, तो वो यहाँ से जाते थे तो मेसोपोटामिया वो कैसे जाते थे, तो लैंड रूट, बीच में हिंदू कुश के पहाड़ पड़ते थे, तो रास्ते ढूंढे अफगानिस्तान से होते हुए। हाँ, ऐसे ही जो था समुद्र मंथन को हमने लिया है, सी रूट्स ढूंढे, समुद्री मार्ग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमने समुद्र मंथन को उस तरीके से नहीं लिया है जिसमें हमारे भगवान विष्णु ने सुर और असुरों को वो साथ लाए और उन्होंने कहा कि जहां पर सिंधु नदी समुद्र से मिलती है, यदि हम वहां से जहाज लेकर चलें और जहां पे सरस्वती नदी, उस समय सरस्वती नदी थी, वो अरब सागर में मिलती है, यदि हम चलें तो क्या हम सिंधु जहां पर मिली वहां से यदि हम चले तो क्या हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पे सरस्वती मिल रही है। तो ये एक तरीके से सी रूट्स का इन लोगों ने किस तरीके से हैं और उनको ढूंढा, तो हमने इसको एक अलग परिकल्पना के तरीके से। ये आपका बड़ा ही यूनिक भी है। और अभी मैं सुन के सोच रहा हूँ तो मैं जो हमारी पुराणों की जो कहानी है समुद्र मंथन की, कुछ देखा जाए तो कुछ मिलता जुलता कुछ मंथन वही है। देखिए मंथन वही है। अब ये नहीं है समुद्र मंथन जो है, यदि आप उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर देखें कि कुछ हाथ में लेके जो है मतनी होती है, उससे मथा और फिर उसमें से ये रत्न निकला, ये रत्न। आपने ट्रैवल किया समुद्र मार्ग से, आपने ट्रैवल किया और उसमें आपको बहुत कुछ मिला, लक्ष्मी मिली, अलाहल भी मिला, सब मिला। सब हमारे इसमें जो है उपन्यास में नेचुरल वे में आता है। हाँ ठीक है, इसमें हम लोगों ने कल्पना की सोम मिलता है इसमें। तो मैंने वो ट्रैवलिंग का भी इसके अंदर, ट्रैवलिंग का इसमें तो इसको मतलब अगर आप कैटेगरी में डालना चाहे, ये इतनी सुंदर जो आपने ये इसका पूरा कवर पेज है, तो अगर आप इसे कैटेगरी में डालना चाहे तो क्या ये एडवेंचर है, ट्रैवलिंग एडवेंचर है, क्या है? इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ है, सब कुछ है इसमें। ये एक ट्रैवलॉग भी है, बड़ा अच्छा एडवेंचर। हाँ, तो क्या इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है? ऑलरेडी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आगे हम जो है कुछ काम कर रहे हैं अभी इस पर, तो इसमें ही करीब 5-6 वर्ष लग गए। अच्छा, उतना समय भी नहीं मिलता था। अभी आपके पास समय है, लेकिन अब थोड़ा समय है। अब देखिए इसमें आगे कार्य, तो हम जल्दी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी आप कर सकते हैं कुछ, सेकंड पार्ट इसका जल्दी आने वाला है। तो इसकी प्रेरणा कैसे, भारतीय संस्कृति के ऊपर ही आपने अपनी पहला जो उपन्यास लिखा, कि आप इंकित भी कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता की तरफ? देखिए अपनी संस्कृति से जो है वो सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। और हमारी तो इतनी महान संस्कृति है, और मुझे थोड़ा सा लगता है हमारी स्वयं की संस्कृति के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। हालांकि इस समय थोड़ा सा एक चेंज आया है, लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी, और एक माहौल क्रिएट हुआ है।
उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी भूमिका ली है आगे बढ़कर, जो है कि भारत के बारे में विश्व को बताया जाए। नहीं तो एक हमेशा से ये रहता था भारत गरीब देश है, भारत में जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है, कभी भारत में सब कुछ हुआ और हमने दुनिया को दिया। जैसे मैंने अभी भाषाओं के बारे में कहा आपसे, हमारी संस्कृत का प्रभाव पूरे विश्व में आप देख लीजिए। हमारी संस्कृति का भी है, हमारे रहन सहन का भी है, हमारे खान पान का भी है, बिल्कुल, हमारी टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप करी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं क्या कि ये प्रश्न इसलिए मेरे मन में आया कि आप ब्यूरोक्रेट रहे, भारतीय जो है इंफॉर्मेशन सर्विस में आप रहे, और आप रिटायर होने के बाद सीधा आपने जो है भारतीय संस्कृति के ऊपर ये देखिए एक प्रयत्न है हमारा हाँ। जड़ों से लोगों को जोड़ना। देखिए जब पेड़ की जड़ें गहरी नहीं होंगी ना, तो उस पे जो है ना फल फूल नहीं आने वाले हैं, सूख जाएगा वो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो अतीत से जुड़िए। अतीत से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आगे ना बढ़िए। मैंने कहा ना, जड़ गहरी जड़ें भी होनी चाहिए और हरा भरा वृक्ष भी होना चाहिए। भविष्य का भारत आप कैसे, क्या उसकी परिकल्पना है आपकी? भविष्य का भारत विश्व में नंबर 1 सबसे अग्रणी देश होना चाहिए। मेरी परिकल्पना ये है। नंबर 2, नंबर 3 नहीं, नंबर 1 होना चाहिए, और वो होगा। आज का जो यूथ है उसमें आगे बढ़ने की एक अंदर से जो एक कुछ निकल कर आ रहा है, कुछ परिवर्तन तो आ रहा है। ये मैं थोड़ा सा अनुभव तो मैं करता हूँ इस बात को लेकर। और जो भारतीय दुनिया के अलग अलग देशों में पहुँचे हैं ना, वो भी अपना बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। और खाली डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं है, अब तो आप देखिए राजनीति में भी जो है भारतीय दूसरे देशों में बहुत आगे पहुंच गए हैं। बहुत आगे पहुंच गए। और हमारे अंदर कुछ है, और जो कुछ भी हम लोग करते हैं ना, बड़े पीसफुल वे में करते हैं। हम भारतीय लोग हैं। आप देखिए हमारे ऊपर अटैक होते रहे, इतिहास में हमारे ऊपर अटैक होते रहे, हम उनसे लड़े और हिम्मत से लड़े। लेकिन हमारा देश ये नहीं था कि हम जाके दूसरे की भूमि पर कब्जा करते। हमने कभी वो काम नहीं किया। हम तो वसुधैव कुटुंबकम उस विचारधारा वाले हैं। और भारत का अतीत स्वर्णिम रहा है और भारत का भविष्य भी स्वर्णिम रहेगा। आपने इतनी सुंदर बात करी। इसी हाई नोट पे हम आज की अपनी इस संवाद को, इस चर्चा को जो है विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, और धन्यवाद आपने ये जो है मुझे साइंड कॉपी आज ये भेंट करी है। ये मेरी पहली साइंड कॉपी है जो मुझे किसी ऑथर ने दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय, बहुत अच्छा लगा मुझे भी इस बातचीत से। बहुत बहुत धन्यवाद।